हेलो बच्चा पार्टी। आज का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो ह्यूमन फिजियो का एक चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, स्मूथली मक्खन कैसे याद होने वाला चैप्टर है। ठीक है, आज हम इसको अच्छे से एनसीईआरटी से करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं। ऑब्वियसली एग्जाम आने वाला है तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन की जो स्पीड है वो गियर अप करनी पड़ेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको, तो इसलिए मैं भी वही कर रही हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग लिम्फ तक करेंगे और दूसरे पार्ट में सर्कुलेटरी पाथवे से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, कोई भी अगर लिविंग सेल्स होती है तो उसको आपको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन के वगैरह वगैरह चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं उस सेल को ना, और जितना उसमें वेस्ट बनता है या हार्मफुल सब्सटेंस बनता है उसको वहाँ से निकालना पड़ता है। तो पहली लाइन में यही बताया गया है कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। ऑल्सो जो वेस्ट होता है या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको कंटिन्यूसली रिमूव करना पड़ता है ताकि टिश्यूज की या बॉडी की या सेल की जो है हेल्दी फंक्शनिंग हो सके। ठीक है, इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसी मैकेनिज्म के लिए, इसी मूवमेंट के लिए हमारे पास एफिशिएंट मैकेनिज्म हो। ठीक है, ताकि सेल से और सेल में वो चीज़ें अच्छे से जा पाए। ठीक, अब एक लाइन दे रखी है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। अच्छा बच्चे, ये वाली जो लाइन है वो मे बी आपसे कभी स्टेटमेंट में पूछ ली जाएगी, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ ट्रू है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इवॉल्व मेथड्स यूज़ करेंगे इस ट्रांसपोर्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट्स जब पढ़े थे ना, तो आपने देखा था एल्गी से लेकर के जब हम लोग धीरे धीरे वैसे जा रहे थे, ब्रायो, टेरिडो है ना, जिम्नो तक जा रहे थे जब हम लोग, तो क्या हो रहा था कि धीरे धीरे मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहे थे। ऐसे ही बच्चे जब आप इधर एनिमल वाले में पढ़ते हैं ना और पॉरीफेरा से धीरे धीरे कॉर्डेटा तक जाते हैं तो चीज़ें इवॉल्व होती हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आ जाता है आगे चल करके, और यहाँ पे कुछ सिंपल होता है। तो आपके में एग्जांपल्स में क्या दे रखा है, मतलब थ्रू समझाया गया है कि स्पॉन्जेस और सीलन ट्रेट्स हैं बच्चे, उनमें जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वाटर का फ्रॉम द सराउंडिंग्स थ्रू द बॉडी कैविटीज के थ्रू होता है टू फैसिलिटेट टू सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंस। अगर आपको फाइलम पॉरीफेरा याद होगी ना, तो वहाँ पे क्या दे रखा था, जैसे ये फॉर एग्जांपल है, और माइन्यूट पोर्स थे बॉडी में जिसको हम लोग ऑस्टिया बोल रहे थे। वहाँ से पानी आ रहा था, एक्सचेंज हो रहा था और यहाँ से ऐसे जा रहा था, ओपरकुलम था। ठीक है, आपको अगर ये अच्छे से याद होगा तो ये वहाँ पे था। अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कुछ स्पेशल फ्लूइड्स को यूज करते हैं विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। अब ब्लड उसमें से बहुत मोस्ट कॉमनली यूज है और लिम्फ भी होता है। ठीक है, फ्लूइड यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, ब्लड, तो ब्लड तो हम लोग भी यूज कर रहे हैं उस मैकेनिज्म के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। अदर बॉडी फ्लूइड जिसको हम लोग लिम्फ बोल रहे हैं, उसका भी वो भी हेल्प कर रहा है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, मतलब सारे नहीं मगर कुछ में लिम्फ भी हेल्प कर रहा है। अब इस चैप्टर में आपको ब्लड की, लिम्फ की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इफ यू लर्न ये द चैप्टर, वो एनिमल टिश्यू वाला था ना, वहाँ पे जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के वो चार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था स्पेशलाइज्ड वाले में ब्लड आपका आ रहा था। यहाँ पे वहाँ पे भी ये चीज़ रखी थी कि इस चैप्टर में आप ब्लड अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ब्लड आपको थोड़ा सा अच्छे में बताएगी। ठीक है, ब्लड में क्या क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है बच्चे, इसको लिख लेते हैं, चलो चार्ट के थ्रू ये वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, ब्लड में आपके क्या क्या आता है, प्लाज्मा आता है, ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं। अगर राइटिंग थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और आपका है आपका फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, देखो होता क्या है बच्चे, ये जो आपका प्लाज्मा होता है 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है, मतलब ब्लड की जितनी वो है उसमें 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। अब अगर तुम प्लाज्मा की बात करोगे तो वो स्ट्रॉ कलर्ड होती है। ठीक, विस्कस फ्लूइड होता है नियरली 55% ऑफ दी ब्लड में। ठीक है, अब इसमें भी प्लाज्मा में भी क्या होता है, प्लाज्मा में भी 3 चीज़ें होती है कंपोजिशन में। इसके क्या क्या होता है, एक तो पानी होएगा, कुछ प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, और मिनरल्स होंगे। ठीक, कुछ अमाउंट्स में, मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं। पानी जो होता है प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92%, नहीं 92 नहीं है, इसको 92 को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम सॉरी, 90, 91, 92, हाँ 92 बोलते हैं, हाँ 92%, 90 से लेकर के 92% तक पानी होता है। प्रोटीन्स जो है वो 6 से लेकर 8% तक होते हैं। ठीक है, और कुछ आपके मिनरल्स होते हैं कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, अच्छा, तो हमारी बुक में जो है मेजर प्रोटीन्स कौन कौन सी बताई गई हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, इनका नाम याद रखना। ठीक है, अब देखो इन्हीं का जो है नीचे काम बता दिया जाएगा, फाइब्रिनोजिन का, ग्लोबुलिन का, और तुम्हारा ये वाली कौन सी थी, एल्ब्यूमिन का। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने के लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, गुड मॉर्निंग को तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, जीएम। ठीक है,
तो यहाँ पे G फॉर ग्लोबुलिन हो जाएगा और M फॉर तुम अपना मैकेनिज्म याद रख लेना, ठीक। तो इसमें आ जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म में ये वाली है, ठीक। और AO एक वर्ड होता है, तो एल्बुमिन A से हो जाएगा और A फॉर तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस हो जाएगा। देखो ट्रिक्स तभी याद आएंगी जब आपने बहुत बार उसको रिवाइज कर रखा हो। तो ट्रिक्स तो ज़्यादा टीचर्स भी बोलते हैं कि नहीं याद करो, मगर ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें याद हैं, तो हम आपको बस चीज़ें बता रहे हैं, आपको जैसे ईजी पड़ जाए। किसी को ट्रिक से ईजी हो सकता है, किसी को नॉर्मली, तो वो आपकी पूरी प्योर विल होती है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन में क्या होएगा वो तो हमने सुन रखा है, और हमें थोड़ा थोड़ा अगर रिलेट करें तो वो क्लॉटिंग में आ रहा होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो ग्लोबुलिन होता है आपका वो प्राइमरी इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में। एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक। अब जो प्लाज्मा उसमें कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी है, जैसे कि आपके सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, और ये हो गया, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी, ठीक है। ट्रांजिट होते हैं बॉडी में, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से मान लो ऐसा स्टेटमेंट आ गया, आपको बोल दिया गया कि ग्लूकोज अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं क्या, तो हाँ मैम प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स जो होते हैं कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए वो भी प्लाज्मा में होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। होता क्या है, जब आपको कोई, अभी आगे और अच्छे से दे रखा है, जब आपको इंजरी या कोई कुछ ऐसी चीजें होती हैं तब कुछ फैक्टर्स, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। टिश्यूज में भी होते हैं और इधर प्लेटलेट्स में भी होते हैं, तो वो इन चीज़ों को एक्टिव फॉर्म में कर देते हैं, ताकि जो हम लोगों के वो नहीं बन जाता है, स्कम बोलते हैं उसको शायद, जिसको हिंदी में पपड़ी बोलते हो, तो वो जब एक्टिव फॉर्म हो जाता है ना जिस चीज़ का, उससे वो बना देती है। अभी आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल लें तो उसको हम लोग सीरम बोलते हैं, और ये चीज़ आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट लाइक दैट, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। अच्छा, पढ़ने से पहले इसको एक बार हम लोग फॉर्म एलिमेंट्स को अपने आप से देख लेते हैं, ठीक है। इस पे देखें या इरेज करके देखें, इरेज करके देखते हैं, एक मिनट, ज़्यादा जगह है नहीं ना। देखो जो तुम्हारे फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं ना वो 3 में डिवाइडेड हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोल रहे हैं, और तुम्हारे जो प्लेटलेट्स होती हैं उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारी इरिथ्रोसाइट्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा नंबर में होती है, नीचे से ही पढ़ लेते हैं ये चीज़। देखो जो इरिथ्रोसाइट्स होती है वो सबसे ज़्यादा नंबर में होती हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन बॉडी। एक जो हेल्दी एडल्ट होता है उसमें 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती हैं। अब इसको ये तो याद रखना ही है कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन है, लेकिन ये भी याद रखना है कि आपकी बुक में डाटा पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से दे रखा है। अब जो आरबीसीज होती हैं वो एडल्ट्स की रेड बोन मैरो में बनती हैं, यानी कि साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। आरबीसीज न्यूक्लियस की डिवॉइड होती है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में। अब जैसे वर्ड्स आते हैं आपके मोस्ट, ऑल, सम, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मान लो मोस्ट की जगह आ गया कि फ्यू या कुछ ऐसा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है मेमल्स में जो आरबीसीज होती है वो न्यूक्लियस की डिवॉइड होती है, लेकिन बाइकॉनकेव होती है शेप में। कुछ जो आपके होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, उसमें एक एग्जांपल फ्रॉग भी आता है, क्योंकि फ्रॉग आपके सिलेबस में भी है, फ्रॉग आपने पढ़ा भी है, वहाँ पे चीज़ें मेंशन भी हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है आरबीसीज में रेड कलर का आयरन कंटेनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जा रही है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। हैंस द कलर, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन से हमें लाल कलर मिल रहा है, और नेम ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। अब इसकी क्या कंपोजिशन होती है, एक अच्छे हेल्दी मतलब तंदुरुस्त आदमी में क्या होएगा, मतलब जिसका सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके में 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से लेकर 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये डाटा है, इसको याद रखना ही है। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. Yes, RBCs की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन होती है, उसके बाद वो जो है स्प्लीन में मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं ल्यूकोसाइट्स पे, जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब ये कलरलेस है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए सफ़ेद दिख रही है, कलरलेस दिख रही है, इनको वाइट ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। ये न्यूक्लिएटेड है, ये चीज़ याद रखनी है। आरबीसी आपकी ई न्यूक्लिएटेड है इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स, और ये आपकी न्यूक्लिएटेड है एंड रिलेटिवली लेस इन नंबर, यानी कि 6000 से लेकर के 8000 पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ये पाई जाएंगी।
जनरली शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। अब हमारे पास दो मेन कैटेगरी हैं WBC की, इसको हम लोग देख लेते हैं चार्ट के थ्रू पहले, फिर इधर आते हैं। एक सेकेंड, ये हाँ, अब देखो जो ल्यूकोसाइट्स हैं आपके, इसमें क्या होता है, ये दो में डिवाइडेड है, एक आपका ए ग्रेनुलोसाइट और एक आपका ग्रेनुलोसाइट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रही हूँ। ग्रेनुलोसाइट आपका तीन में डिवाइडेड है, क्या, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा आपका इजनोफिल्स, और तीसरा आपका बेसोफिल्स, ठीक। और जो आपकी अग्रेनुलोसाइट्स है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या रहा है आपका मोनोसाइट। अच्छा, यहीं से एक चीज़ और याद करते चलते हैं, जो है आपकी कंपोजिशन। इसमें नीचे कंपोजिशन दे रखी होगी, तो एक वर्ड अगर आप याद कर लेंगे, जिसको बोलते हैं बम लाओ नेहा, दिस इज फ्रॉम माई टीचर, वन ऑफ द गुड टीचर। क्या है, बम लाओ नेहा, इसको लिख लेते हैं एक बार, बम लाओ नेहा। तो ये इधर की तरफ है, यानी कि सबसे कम बेसोफिल्स पाई जाएंगी आपकी, और सबसे ज़्यादा आपकी न्यूट्रोफिल्स पाई जा रही हैं। चलो पहले यहीं पे उसको याद कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाई जा रही हैं, कितनी है, 60 से लेकर के 65% है। दूसरे नंबर पे आपका आ रहा है ये लिम्फोसाइट्स पाई जा रही हैं, कितनी है, 20 से लेकर के 25% है, ठीक है, इसको साथ साथ याद कर चलो। तीसरे नंबर पे आ रहा है ये मोनोसाइट, और ये कितनी है आपकी, 6 से लेकर के 8% पाई जा रही है। फिर आ रहा है आपका ये ए से आपका ये वाली चीज़ है, इजनोफिल्स है, और इसको क्या बोल रहे हैं, 2 से 3%। अब ये ए वहाँ पे ले रखा है ताकि ट्रिक याद हो जाए, अब ए की जगह ई कर देना, उतना याद रह जाएगा शायद। फिर सबसे कम तुम्हारी बेसोफिल्स है, कितनी है, 0.5 से लेकर के 1% है। इनके नीचे फंक्शंस भी दे रखे हैं, आपकी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स मिल के बेटा फैगोसाइटिक करती हैं, मतलब ये जो सेल्स होती हैं उनको खा जाती हैं, फैगोसाइट का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स हैं आपकी, इनका वर्क होता है इम्यून रिस्पॉन्सेज में। इजनोफिल्स आपकी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है, एलर्जी रिलेटेड पर्पज में काम आती हैं। जो बेजोफिल्स हैं उनका एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन जैसे उसको सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसको नीचे से देख लेते हैं एक बार, देखो क्या, कहाँ थे हम लोग, वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, जिसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स बोल रहे हैं। अब तुम्हारा ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी आ रही है, न्यूट्रोफिल्स आ रही हैं, इजनोफिल्स आ रही हैं, बेसोफिल्स आ रही हैं। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपकी अग्रेनुलोसाइट्स के अंडर आ रही हैं। न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ये वाला जो मैंने बोला ना, बमलाओ ने है, यहाँ से सबसे ज़्यादा देखो कौन है, न्यूट्रोफिल्स है, 60 से 65% ऑफ द टोटल WBC। और बेसोफिल जो है सबसे कम है, 0.5 से लेकर के 1% है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स की कंपोजिशन दे रखी है 6 से 8%, वो फैगोसाइटिक है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो कि एंटर कर रहा है बॉडी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो हमारे मतलब लिए अच्छा नहीं है, तो बॉडी सिग्नल भेज रही है, तो उसको कौन खाने का काम कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। बेसोफिल्स जो है वो सिक्रेट कर रहे हैं हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को और हिपेरिन को। दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लामेटरी तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इजनोफिल्स देखो 2 से 3% है, और ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रही हैं एंड आर ऑल्सो एलर्जीज वगैरह एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइट्स आपकी 20 से 25% है, दो टाइप की हैं, बी टाइप की और टी की, ये तुम 12th वाले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये फंक्शंस और ये कंपोजिशंस आपको याद करनी है। अब ये वाला डायग्राम देखते हैं, मतलब देखो आरबीसी पहचान जाओगे, प्लेटलेट्स भी पहचान जाओगे। इजनोफिल्स में तुम्हें याद रखना है कि हेडफोन शेप्ड की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है वो मल्टी लोब्ड है तुम्हारी, ठीक है। बेसोफिल से एक बार देख लो, और मोनोसाइट्स देखो, ये तुमको हल्का हल्का मैग्नेट जैसा लग रहा है, एक वैसा मैग्नेट आता था पहले, तो एम फॉर मैग्नेट और एम फॉर मोनोसाइट करके याद कर लेना। जो पूरे में भर रखी है वो टी लिम्फोसाइट है, और बी लिम्फोसाइट थोड़ा सा साइड में सिकुड़ी पड़ी हुई है, थोड़ा गुस्साई हुई है, ठीक है। इसको याद कर लेना ऐसे बस। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम लोग प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स और सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, मतलब ये किससे प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, ये मेगाकैरियोसाइट्स हैं, वो आपकी सेल फ्रैगमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स बोल रहे हैं। अब खुद मेगाकैरियोसाइट्स क्या है, ये स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो में। अब इनका कंपोजिशन कितना होता है, देखो अगर तुमने कभी सुना होगा इनको डेंगू हो गया, इनको हो गया, पहले ये चीज़ें बहुत चला था, अब तो होता है डेंगू, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर एक टाइम में बहुत ज़्यादा चल रखा था ये। तो उसमें क्या बोलते हैं मोस्टली कि प्लेटलेट्स कम हो गई। तो कितनी कम हो गई, कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में, ये तो पता होना चाहिए, तभी तो जान पाओगे कितनी कम हो गई है। होनी चाहिए 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख, ठीक है। अब जब कम होती है ना, कभी कभी बहुत सीवियर भी कम हो जाती हैं,
यहाँ पे तुम्हारे में दे रखा कि 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख होने चाहिए पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. प्लेटलेट्स का नाम सुनते ही सबसे पहले यही याद आता है कि क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन में हेल्प कर रहा होगा। अब अगर इनका मान लो अब कोई चीज़ किसी चीज़ में हेल्प करी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोल्जर्स रख रखे हैं, बॉडी गार्ड्स रख रखे हैं, तो फॉर सेफ्टी पर्पस अगर मेरे बॉडी गार्ड्स कम हो गए, खत्म हो गए, कुछ हो गया उनका, तो मेरी सुरक्षा में कमी आ जाएगी ना। वैसे ही जब इनका काम क्या है क्लॉटिंग करना, अब इनका नंबर कम हो जाएगा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे ना, विच विल लेड टू अब उसकी वजह से क्या होगा कि जब क्लॉटिंग नहीं कर पा रहे हो, मान लो कहीं पे लग गई चोट, अब वहाँ पे क्लॉट हो ही नहीं पा रहा, तो खून बहता जा रहा है, आदमी का पूरा खून उसी एक छोटी सी उसमें, और ये बीमारी भी होती है जो क्वीन से जो है फैली थी, ठीक है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स पे, ठीक। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। तो जो ह्यूमन बींग्स का ब्लड होता है वो अंदर से जो कंपोजिशन वगैरह होती है, उसमें क्या क्या है, कितना है, कैसे है, ठीक है, वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती हैं, डिफरेंट होती हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होती हैं, लेकिन दिखती तो हमें खून सबका लाल ही है। लाल भी कुछ का बहुत गाढ़ा या वैसे हो सकता है, मगर दिखता गाढ़ा सॉरी लाल ही है और सेम लगता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग्स की जाती हैं, और इसमें क्या है एबीओ और आरएच वाली आपकी दे रखी है। देखो एबीओ बहुत ईजी, आरएच भी बहुत ईजी है। एबीओ ग्रुपिंग का बेसिस क्या है? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस, आइदर इट इज ए और बी। तो उसी पे क्या हो जाता है, दो एंटीजेंस होते हैं आपके, या तो ए या तो बी, ठीक है। और ये एंटीजेंस है क्या, वो केमिकल्स जो इम्यून रिस्पॉन्सेस को इंड्यूस कर सकते हैं, ये वाली चीज भी याद रखना। सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट, अब देखो एंटीजेंस तुम्हारे आरबीसी में पाए जाएंगे, प्लाज्मा में तुम्हारी एंटीबॉडी पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये ए है, तो इसकी बॉडी में अब अपने ही घर वालों के खिलाफ तो कुछ बनाएगा नहीं, अपनी ही माता के खिलाफ तो कुछ बनाएगा नहीं। अब ये चाहेगा अगर मेरी ये माता है तो कोई और माता मेरे घर में ना आ जाए। इसको गलत वे में मत लेना, बता रही हूँ कि ये कोई मेरा खास इंसान है, अब इसका जो दुश्मन है वो मेरे घर में ना आ पाए, तो मैं उसके खिलाफ कुछ बना देता हूँ, तो ये वाली तुम्हारी प्लाज्मा में क्या आ जाएगा, एंटी बी आ जाएगी, एंटीबॉडी, ठीक है। आगे देखते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड। अब देखो एंटीजेंस की तुम्हारी डेफिनेशन दे रखी है क्या, कि वो केमिकल्स जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। एंटीबॉडी की दे रखी है कि वो प्रोटीन्स हैं जो एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रही हैं। आपकी 4 तरीके की होती हैं, इसी के बेसिस पे क्या ए बी और ओ ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब तुमने पढ़ा होगा कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या देखा होगा, सुना होगा, तो कोई भी ब्लड हम नहीं यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा भैया तुम ही लेके आओ, तुम ही खून दे दो इसको, जब तक हम देख नहीं लेंगे कि उसका उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो ब्लड होता है डोनर का, उसको केयरफुली मैच करना पड़ता है विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर हमने किसी ए वाले को वो दे दिया बी वाले का, तो उसमें तो एंटी ए प्रेजेंट हुआ ना, तो वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाएगा, और वो उससे ही मर जाएगा बेचारा। बाद में तुम उसको बचाओगे, किसी गोली लगने या बाद में करोगे, पहले वो इसी से मर जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ में चार्ट दे रखा है, देखो ये ब्लड ग्रुप ए है, तो उस पर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होएगा, ए, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी। तो इसका डोनर कौन हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है। ओ क्यों हो सकता है, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, जब कोई उसमें एंटीजन है ही नहीं इसमें आएगा तो इसकी एंटी बी कोई काम ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऐसे करके है, देखो ये याद कर लेना। अच्छा इसमें तुम एक चीज ये दे सकते हो कि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, ठीक है, तो वो तुम्हारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाएगा, और ओ तुम्हारा किसी को भी दे सकता है, तो वो यूनिवर्सल डोनर होता है। फ्रॉम द above mentioned table it is evident that group O blood can be donated to persons with any blood group and hence जो O group है वो आपका यूनिवर्सल डोनर है, और जो AB वाला है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। अब आते हैं RH ग्रुपिंग पे। देखो एक दूसरा एंटीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, RH एंटीजन, जो कि मंकीज, रीसस मंकीज में प्रेजेंट था, और वो सिमिलर होता है ह्यूमंस में, ठीक है। अगर वो होता है मतलब तुम्हारी सरफेस ऑफ आरबीसी पे, तो RH पॉजिटिव हो तुम, और ये चीज नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस में है। अगर नहीं है तो RH नेगेटिव है, ठीक है। अगर है तो RH पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव हो। अब अगर इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव, मान लो कोई RH नेगेटिव पर्सन है और उसको हम RH पॉजिटिव का खून दे देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ एंटीबॉडीज बना लेगा। RH देखो मेरे पास जो चीज़ नहीं है, या मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मेरी दुश्मन है और वो मेरे घर में आना चाह रही है, तो मैं उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगूंगी कि मैं उसको मार गिरा दूंगी, ये मेरे घर में नहीं रह सकता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी कर रही है।
अब इस RH इनकम्पैटिबिलिटी का यानी कि मिसमैचिंग का एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, जो कि है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटस। इसमें क्या होता है, मदर और बेबी के बीच में दे रखा है कि अगर मान लो कोई एक मदर है वो RH नेगेटिव है और उनके जो अंदर फीटस है वो RH पॉजिटिव हो जाता है, मान लो फादर में था, ऐसे करके कहीं से भी आ जाता है, ठीक है, कहीं से भी, क्या मतलब आएगा तो थ्रू पेरेंट्स ही, इट्स की मान लो मदर में नहीं है, फादर में, ऐसा कुछ करके है, ठीक है, वहां वाली बात आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 12th में आता है, ठीक। RH antigens of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta। अब पहले में तो नहीं, क्योंकि वो अब अंदर ही है प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसमें ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन जब मान लो जब हम डिलीवरी करेंगे तब तो पॉसिबिलिटी है कि जो फीटस है, जो बच्चा है, उसका जो ब्लड है वो मैटरनल ब्लड के एक्सपोजर में आ जाए। अब उस केस में होता क्या है, जैसे मान लो ये मदर जो है वो RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव था, जो इनकी डिलीवरी के टाइम पे ये चला जाता है, थोड़ा सा अमाउंट रह जाता है, अब इनकी बॉडी क्या होगी, एंटी वो बना लेगी इसके खिलाफ। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन बॉडी। अब अगर मान लो दूसरी प्रेगनेंसी होती है और फिर से बच्चा RH पॉजिटिव निकलता है, मम्मी तो RH नेगेटिव है ही, अब उसमें तो एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, अब जो वो बच्चा है वो खत्म हो जाएगा, वो प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा उससे हो जाती है, कभी कभी सीवियर एनीमिया हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है बेबी को, तो वो फेटाल तक हो सकती है, मतलब मृत्यु भी हो सकती है फीटस की। क्या है कि मदर RH नेगेटिव है, पहला बच्चा RH पॉजिटिव है, पहले बच्चे में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आराम से वो हो जाएगी डिलीवरी, लेकिन जब डिलीवरी होएगी तो उस टाइम पे क्या होएगा, मान लो एक्सपोजर हो गया RH पॉजिटिव वाले ब्लड का उसमें मदर वाले में, तो क्या हो जाएगा, मदर की बॉडी अब एंटी RH एंटीजन बना लेगी कि मतलब इसके खिलाफ हमें कुछ बनाना है, इसको अपने घर के अंदर हम दोबारा नहीं घुसने दे सकते हैं, पहला बच्चा खुशी खुशी चला गया। अब दूसरा बच्चा जब आएगा, जब फिर से प्रेगनेंसी होएगी और फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता फिर से वो RH पॉजिटिव हो गया, तो अब मदर को भी खतरा है कहीं ना कहीं, और फीटस को तो खतरा है ही है, और अगर मान लो खतरे की बात आप नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें सीवियर अनीमिया या जॉन्डिस हो सकता है, ठीक, क्योंकि अब उसमें पहले से ही एंटीबॉडी, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव वाले को अलाउ नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस कैन बी, अब ये चीज अवॉइड की जा सकती है, क्यों कि एंटी, अब देखो RH का एंटी बनाया, अब एंटीबॉडी का भी एंटी डाल दो मदर के अंदर तो कुछ नहीं होगा, एंटी RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमिडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। इसीलिए क्या होता है कि हम ये सब चीज़ें देख लेते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में कि हर चीज़ प्रॉपर देखनी पड़ती है ना, ऐसे नहीं कर सकते हैं कुछ भी। अब आते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड पे, वही जो पहले पढ़ रखा था उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर, जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हो जा रही है, या फिर अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, नॉट इमोशनली फिजिकली बात हो रही है यहाँ पे। योर वोंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली क्या होता है जो ब्लड होता है वो रुक जाता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ब्लड में कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग होती है इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। ये मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि आपकी बॉडी से ज्यादा खून ना बह पाए, ठीक। अब क्या होता है जब कुछ भी आपको चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी पे जहाँ पे सॉरी वो स्कार हो रखा है वहां पे ऐसे पपड़ी बन जाती है, जम जाती है ना, आपने देखा है वो डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम होता है, फॉर्म एट द साइट ऑफ द कट या फिर इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्लॉट होता है या कोगुलम होता है जो कि किससे बना हुआ होता है, फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स जिसको हम लोग फाइब्रिन्स बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आकर के ट्रैप हो जाते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है ये चीज थोड़ा सा देखना, देखो इसको इरेज कर दो नीचे, ये देखो कहते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं ये चीज, देखो होता क्या है, जो तुम्हारी फाइब्रिन्स होती हैं वो किससे बनती हैं, किससे बन रही है बेटा, बन रही फाइब्रिनोजन से, ठीक। अगर तुम्हारा फाइब्रिनोजन होता है वो प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म्स में आपकी बॉडी में। क्या होता है इस पे, जब कोई चीज होती है मतलब चोट लगती है तो कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और इस प्रोसेस को कौन आपका कैटेलाइज करता है, थ्रोम्बिन करता है, ठीक है। अब ट्विस्ट की बात यह है कि इसका भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि थ्रोम्बिन भी अचानक से नहीं आ रहा है, थ्रोम्बिन आपका बन रहा है प्रोथ्रोम्बिन से, और यहाँ पे कौन सी चीज यूज हो रही है फॉर कैटेलाइजेशन, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी क्या कि फाइब्रिन बनता है फाइब्रिनोजन से, और ये फाइब्रिनोजन आपकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जब चोट या कुछ लगता है तब यहाँ पे जो है इसको एक्टिव किया जाता है, थ्रोम्बिन की हेल्प से फाइब्रिन्स में बदल जाता है, और थ्रोम्बिन भी तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से बन रहा है, और उसको कौन बनने में हेल्प कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज कर रहा है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे fibrins are formed by conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin, ठीक है। और अगर थ्रोम्बिन्स जो है वो तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन से बन रहा है और वहाँ पे कौन सा तुम्हारा एंजाइम यूज हो रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज यूज हो रहा है, ठीक है। अभी जो पूरी प्रोसेस है तुम्हारी, ये बहुत सारी लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस का जो है रिजल्ट होता है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, ठीक, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। अब जाहिर सी बात है जब कोई चोट लगेगी तो वो इन प्लेटलेट्स में जो है स्टिमुलेट कर देगी चीज़ें, तो वो कुछ सर्टन फैक्टर्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जो कोगुलेशन की मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगी। प्लेटलेट्स में भी हो सकता है, कुछ फैक्टर्स आपके टिश्यूज में भी रिलीज हो सकते हैं ताकि वो इनिशिएट कर दें कोगुलेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। और इस क्लॉटिंग में आपका जो कैल्शियम आयन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले, ठीक। अब देखते हैं लिम्फ, ये लास्ट टॉपिक है आज का। एज द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यूज, देखो क्या होता है, मान लो ये आपके टिश्यूज हैं, ठीक, और ये सेल्स हैं आपकी, तो इनमें से कुछ चीजें निकल आ जाती हैं। पहले देखो, सम वाटर अलोंग विथ स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, पहली बात तो छोटे, बहुत सारे वाटर सॉल्युबल होने चाहिए सब्सटेंस जो है मूव करते हैं इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज, देखो ये चीज यहाँ पे, ठीक है, लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड वेसल्स, तो उनको छोड़ के कुछ चीजें पानी के साथ, पानी में सॉल्युबल चीजें होती हैं छोटी छोटी, वो यहाँ आ जाती हैं, पीछे क्या छोड़ जाती हैं, कुछ लार्ज प्रोटीन्स और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को छोड़ जाती हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है जो रिलीज्ड आउट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, प्लाज्मा के जैसे ही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कि डू प्लाज्मा एंड दिस टिश्यू फ्लूइड है सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंसर है आपका हाँ। अब इसमें क्या, ये भी हेल्प करेगा आपकी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, गैसेस में बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, ठीक, ये भी इसमें भी होगा, ब्लड भी ये कर रहा था। एक एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, वो इन सारे फ्लूइड्स को इकट्ठा करता है और फिर से एक मेजर वेन्स में डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल ये है वो लिम्फेटिक सिस्टम, अब इसको अच्छे से तो नहीं आप बना सकते हैं, और फिर ये जा करके एक पर्टिकुलर उसमें वेन में डाल देगा, ठीक है। लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड है, कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्स, अभी तुमने पढ़ रखा है पीछे कि जो लिम्फोसाइट्स होती है वो इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स के लिए, हार्मोन्स के लिए भी इनफैक्ट, ठीक है। कुछ फैट्स होते हैं, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाइन, ये लाइफ भी आपको याद रखनी क्या कि फैट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स, किसमें, लैक्टियल्स में, जो कि इंटेस्टाइनल विलाइन में आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको आज अच्छे से रिवाइज हुआ होगा, ठीक है, इसको याद कर लो अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन ऑल्सो कमेंट अगर आपको लगता है कि कहीं पे पार्ट अच्छा हो सकता था। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।